नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर मुकेश कुमार। आपने इनको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे ज़रूर देखा होगा, बहुत सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट भी किया है। मीडिया जगत में आज के दौर में ख़ास तौर पर मुझे लगता है बहुत गिने-चुने लोग होंगे जो अध्ययन इतना ज़्यादा कर चुके हों, जिन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की हो एकेडमिक्स में। पत्रकार तो बहुत हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे पत्रकार बहुत गिने-चुने मिलेंगे और उँगली पर गिन सकते हैं आप, जो अभी भी एक्टिवली पत्रकारिता कर रहे हैं। तो प्रोफ़ेसर साहब प्रोफ़ेसर भी हैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, डॉक्टरेट इन्होंने किया है और सत्य हिंदी नाम के एक बेहद सम्मानित पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म जो है मीडिया का, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, उसके संपादक हैं और बहुत सारे चैनल्स में, अखबारों में काम करने का इनको अनुभव है। आज हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने एक शानदार किताब लिखी है और ये पहली ऐसी किताब है जो व्यंग्य करने वालों पर लिखी है। मतलब मीडिया वाले तो व्यंग्य करते ही हैं, मीडिया पर पहली बार व्यंग्य किया गया है कि आज की स्थिति में जो अमृतकाल चल रहा है देश में, उसमें मीडिया का अमृतकाल कैसे चल रहा है। ये इनकी किताब है। किताब आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, मीडिया का कैरेक्टर ढीला। भाई कैरेक्टर ढीला तो वो गाना सुना है ना, मीडिया का भी कैरेक्टर ढीला हो सकता है। तो इस पर हम लोग करेंगे मुकेश जी से बातचीत। इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया इस चर्चा के लिए। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और बहुत-बहुत मुबारक आपको। बहुत ही शानदार, बेहतरीन ऐतिहासिक किताब आपने लिखी है, क्योंकि अमृतकाल में सब लिखा जा रहा है सर, किताबें इस तरह की लिखी नहीं जा रही हैं। तो आपने वो कमी जो है उसको दूर किया और ये आपने मीडिया को आत्म अवलोकन करने का एक मौका दिया है, मीडिया को आईना दिखाया है कि भैया कहीं थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो देख लो, अभी समय है आपको सुधरने का। तो थोड़ा-सा बता दीजिए सर, मैं फिर कुछ अंश भी अब दर्शकों के लिए पढ़ूँगा इसके, जो कि बड़े बहुत ही शानदार हैं। और ये प्रकाशित की है, एक किताब जो है ये प्रकाशन हुई है, मैं पहले बता दूँ, शिवना प्रकाशन ने। तो आप इस किताब को खरीद भी सकते हैं। सर ये अमेज़न पे उपलब्ध है सर? बिल्कुल उपलब्ध है, अमेज़न पर उपलब्ध है। अमेज़न से आप खरीद सकते हैं और ज़रूर खरीदिए। अब हम करते हैं बातचीत की शुरुआत। सर थोड़ा-सा बताइए ना किताब के बारे में, आपने क्या पाया? आपका तो अनुभव बहुत पुराना है सर, कम से कम 40 साल हो गए? लगभग 40 साल हो गए, बल्कि कहना चाहिए 40 साल हो गए हैं। 40 जी, अब 40 साल जिस व्यक्ति को अनुभव है, उसने मीडिया को कैसे बदलते, बिगड़ते, बनते देखा है, उनका ये जो सार है इस किताब में डाल दिया। सर बताइए थोड़ा-सा किताब के बारे में प्लीज़। तो शौरान साहब ऐसा है कि मीडिया पर तो मैं पिछले 30-35 साल से लिखता आ रहा हूँ। अच्छी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में मैंने कॉलम लिखे हैं, हंस का नाम आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सर, राजेंद्र यादव जिसके यादव जी एडिटर की। होते थे। नया ज्ञानोदय जो ज्ञानपीठ की मैगजीन है उसमें पाखी, दुनिया इन दिनों वगैरह वगैरह में मैं मीडिया के क्रिटिसिज्म पर कॉलम लिखता रहा हूँ। लेकिन एक समय आया जब मुझे लगा कि अब इसे थोड़ा दूसरे ढंग से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि कई चीजें जो आप व्यंग में कह सकते हैं, वो सीधे-सीधे आलोचना समीक्षा में नहीं आती हैं। तो व्यंग चूँकि मेरा पहले से लेखन का एक सिलसिला बना रहा है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पत्रकारिता में आने से पहले मैं व्यंग लेखन ही करता था, उसके बाद पत्रकारिता में आया। तो वो सिलसिला चल रहा था, तो मैंने इस शैली में फिर केवल मीडिया पर केंद्रित व्यंग्य लिखे और वो अलग-अलग घटनाओं पर केंद्रित हैं और खासतौर पर चूँकि इन पिछले 12-13 सालों में मीडिया का एक नया चरित्र हमारे सामने आया है। पहले भी उसमें बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी, लेकिन इन 12 सालों में हमने देखा कि कैसे मीडिया एक तरफा हो गया है, नफरत से ओत-पोत हो गया है और तमाम तरह की जो विसंगतियां या यूं कहें कि हम लोग मीडिया से जो अपेक्षाएं रखते हैं, वो उसमें से नदारद होती चली गई हैं। तो इन सब को लेकर मैंने व्यंग्य लिखे और ये व्यंग्यों का संकलन है और इसकी खास बात यह है शिवराण साहब कि इसे मैंने जिसको समर्पित किया है वो महामानव है। मैं समर्पण पढ़ देता हूँ, लोग खुद समझ जाएंगे कि ये किसके लिए है। ये बिल्कुल सर, कृति समर्पित है उस महामानव को जिसने मीडिया को वॉच डॉग से लैप डॉग बना दिया, उसे स्वामी भक्ति और आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाया। समर्पित है उस नॉन बायोलॉजिकल को जिसने बताया कि सत्य एवं बंधुत्व मिथ्या है और उसे असत्य तथा घृणा की महिमा से परिचित करवाया। समर्पित है उस विश्व गुरु को जिसने उसके ज्ञान चक्षु खोले
और वो घटनाओं को धर्म तथा जाति के चश्मे से देखने में सिद्धस्त हुआ, समर्पित है उस आपदा भोगी को जिसने मीडिया को राष्ट्रीय आपदा में तब्दील कर दिया। तो बहुत मीडिया बढ़िया। राष्ट्रीय आपदा के रूप में हमारे सामने है। दिन रात हम देखते हैं कि कैसे लोकतंत्र, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, कानून विरोधी हरकतों में लगा हुआ है। तो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें इतनी तरह की विसंगतियां, इतने तरह के विरोधाभास, इतने तरह के पाखंड उजागर हुए हैं। और मैं समझता हूं कि जो व्यंग लेखन करने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत ही उर्वर समय है, बहुत ही उपजाऊ समय है, जिसमें वो भरपूर व्यंग लिख सकते हैं। इतनी जी, इतनी इतनी विसंगतियां हर दिन हमारे सामने आ रही हैं और वो मीडिया में दिख रही हैं, सारी मीडिया में दिख रही हैं कि कैसे हमारे एंकर, हमारे पत्रकार, हमारे चैनल, हमारे अखबार टूल किट के सहारे चल रहे हैं, पीएमओ के किसी व्हाट्सएप ग्रुप से आने वाले मैसेज पे चलते हैं और किस तरह की डिबेट करते हैं, किस तरह से नरेटिव बिल्ड करते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो एक रचनात्मक शैली में लिखना, व्यंग्यात्मक शैली में लिखना, जो रोचक भी लगे, उबाऊ ना लगे, और वो उससे कई और तरह के मीनिंग जो सीधी आलोचना में नहीं निकलते हैं वो निकाल कर रख दें। तो ये मजा है व्यंग का। हम लोग देखिए, आप जानते ही हैं कि हिंदी में एक से एक व्यंग्यकार हुए हैं और हम बिल्कुल। लोग हरिशंकर परसाई और शरद जोशी को पढ़ते हुए बड़े हुए हैं और जाहिर है कि उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो वो जो उन्होंने अपने समय में इतने तीखे कटाक्ष किए पूरी व्यवस्था पर, राजनीति पर, समाज पर, और परतें उधेड़ के रख दी। तो वो जो काम व्यंग कर सकता है, आप देखिए ना, इस समय व्यंग्यकार सबसे ज्यादा निशाने पर है, सबसे बिल्कुल। ज्यादा टारगेट पर स्टैंड अप कॉमेडियन हो, कार्टूनिस्ट हो, कोई एक तीखी लाइन लिख दे सोशल मीडिया में, वो टारगेट पर आ जाता है। तो ये यही है कि एक ऐसा समय है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें भरपूर व्यंग की गुंजाइश, और वो बिल्कुल। व्यंग इतना चुभ रहा है, इतना धारदार है, और कि वो पच नहीं रहा है, सत्ता में बैठे लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये व्यंग की सफलता भी है कि जी। व्यंग्यकार अगर जेल भेजे जा रहे हैं, व्यंग्यकारों के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, व्यंग्यकारों को निशाना बनाया जा रहा है ट्रोल्स के जरिए, तो ये एक बड़ी सफलता है, मैं समझता हूं कि व्यंग सही जगह पर चोट कर रहा है। चोट कर रहा है, बिल्कुल सर। इसमें गोदी मीडिया के बारे में कुछ विशेष आपने लिखा है सर, या सारे मीडिया पर ही जिक्र किया है? खासतौर पर अब हम लोग जिस माध्यम से जुड़े हैं, यूट्यूब पर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी बने हैं। ये मोटे तौर पर तो देखिए गोदी मीडिया की ही चरित गाथा है, गोदी जी। मीडिया, क्योंकि हमें उसी में अभी अभी तक तो जो सोशल मीडिया या हम जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं उसमें भी अब वो चीजें दिख रही हैं। आने वाले वक्त में वो भी उसका हिस्सा बनेगी। लेकिन मोटे तौर पर जो हमारे मीडिया का 90-95% हिस्सा है जिसमें ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, जो सबसे ज्यादा समाज के लिए नुकसानदेह है, उस पर केंद्रित है। तो ध्यान उसी पर रहा है हमारा। और चूंकि हम लोग चैनल में काम करते रहे हैं, चैनलों की पूरी वर्किंग से वाकिफ हैं, चैनलों में किस तरह से खबरें आती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे खास तौर पर उसको दिशा दी जाती है, तो ये सारी चीजें जो हैं उन्हीं को हमने निशाने पर रखा है, या वही मेरे विषय बनते रहे हैं। राइट। जो घटनाएं, जैसे आप एक हाथी की खिचड़ी वाली जो अगर अ, आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं। जी जी प्लीज। ये दूसरा चैप्टर है इस किताब का, हाथी की खिचड़ी और मीडिया की लीद। अब हाथी की खिचड़ी खाते हुए आपने जरूर किसी एंकर को देखा होगा। मित्रों, ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि हाथियों में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है कि उनके लिए बनाई जा रही खिचड़ी को एक मानव ने खा लिया। हाथियों ने इसे समस्त हाथी जाति का अपमान बताया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह मानव इस योग्य नहीं था कि उनकी खिचड़ी का भोग लगाए। यह भी खबर है कि उन्होंने संकल्प लिया है
कि ऐसे मानव या मानवों को सबक सिखाया जाएगा। आप हैरत में होंगे कि हाथियों को ये कैसे पता चला कि उनकी खिचड़ी किसी मानव ने खाई है। वे न तो टीवी देख सकते हैं, न ही अखबार पढ़ना जानते हैं। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि इंटरनेट, एआई वगैरह आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। इंटरनेट ने न केवल मानव समाज को जोड़ा है, बल्कि पशु, पक्षी और वनस्पतियों तक सब ऑनलाइन दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है कि जानवरों और पेड़ पौधों के पास न मोबाइल है, लैपटॉप है, ना ही इंटरनेट का वैध कनेक्शन उन्होंने लिया होगा, लेकिन उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे संयोग बनते रहते हैं जब उनका वास्ता ऑनलाइन मीडिया से पड़ता है। इन संयोगों के चलते ही वे बहुत कुछ जानने और सीखने लगे हैं। जहां तक हाथियों की बात है तो उनके महावत अक्सर उनकी देखभाल करते हुए मोबाइल पर कुछ देखते रहते हैं। इस दौरान हाथियों ने वो वीडियो देख लिया जिसमें एक मानव उनके लिए बनाई जा रही खिचड़ी पर जबान साफ कर रहा था। एक तो हाथियों को उस वीडियो में खिचड़ी खाते मानव के रंग ढंग ही ठीक नहीं लगे। सही बात है। जूस भी पिया था सर। वो दो पाया यानी दो पैर वाला स्तनपाई, जैसे अंग्रेजी में मैमल कहते हैं, तो था, मगर सामने खड़े हुए स्तनपाई के सामने ऐसे दोहरा हो रहा था मानो उसके पास मेरुदंड ना हो, रीढ़ की हड्डी ही ना हो। उन्हें यह समस्त स्तनपाई जाति के लिए घोर अपमानजनक और शर्मनाक दिखलाई पड़ा। बताइए, खड़े होने पे भी हाथियों को आपत्ति हो गई है। उन्होंने लगा कि कितनी योनियों से गुजरने के बाद तो उसे सोने जैसा अनमोल जन्म मिला होगा, मगर वह उस माटी के मोल गंवा रहा है, और वह भी हमारी खिचड़ी के लिए। अरे वह खुद जैसे चाहे खिचड़ी बना सकता था, उसकी घरवाली से कहता तो वह बना देती खिचड़ी। ये क्या था कि हाथियों की खिचड़ी की वाहवाही करने के लिए वह अपनी और स्तनपाई जातियों की इज्जत का ही फलूदा बना दिया। पहले ये बहुत बढ़िया दिलचस्प लेख है सर, और शानदार है। तो ये जरूर दर्शकों को पढ़ना चाहिए। और ये घटना से तो आप लोग जोड़ पाएंगे अपने आप को। घटना कौन सी है ये तो सर ने साफ कर ही दिया है। इनके सामने दोहरे हो रहे थे स्तनपाई। जी अच्छा सर, ये मेरा एक और इंटरेस्टिंग मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बड़े अच्छे आपने ये लिखे हैं। ये मीडिया का कैरेक्टर ढिल्ला, ये नाम ढूंढने में भी बड़ी कठिनाई हुई होगी सर, कि यार ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका टाइटल। कई बार कई नाम सोचे थे, इस नाम तक पहुंचने के पहले कई नाम सोचे गए, लेकिन अचानक ये क्लिक कर गया। और जब मैंने प्रकाशक से बात की तो बोले हाँ ये हिट करेगा। तो उस तरह से ये, चूंकि आप जानते हैं कि गाना भी है, तो इसमें वो जो पूरा पाखंड है कि आप करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये जो मीडिया का जो दोहरापन है वो इसमें खुद बखुद सामने आ जाता है। तो इसलिए इस नाम को चुना गया, इस संकलन के लिए, व्यंग्य संकलन के लिए। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि ये इस नामों की बड़ी भूमिका होती है किसी भी पुस्तक के आकर्षण को घटाने बढ़ाने में। ये कैरेक्टर ढीला जो है आपको इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज के मीडिया के कैरेक्टर को आप भी जान समझ रहे हैं, वो उस पर सटीक बैठ रहा है, इसलिए तुरंत क्लिक करता है। मेरे ख्याल से इसके आकर्षण की एक वजह ये भी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने भारत रत्न की मांग भी कर डाली है सर इसमें। मुझे भारत रत्न क्यों नहीं, ये भी चैप्टर है जी। ये बिल्कुल, ये असल में भारत रत्न पत्रकारों की, जो पत्रकार जो सेवा कर रहे हैं सत्ता की, वो भी चाहते हैं कि उनका भी अधिकार है भारत रत्न बनने में। अगर किसी को भी दिया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं, ये उनका तर्क है। हम भी तो सत्ता की सेवा कर रहे हैं, हम भी तो उसी विचारधारा की सेवा कर रहे हैं जिसके लिए दूसरों को पुरस्कृत किया जा रहा है। और फिर उस पुरस्कार, उन जो पुरस्कार आकांक्षी लोग हैं उनमें भी एक द्वंद्व है, वो भी आपस में लड़भिड़ रहे हैं कि इसको मिले कि उसको मिले। तो जो पुरस्कारों की राजनीति है, और पुरस्कारों की राजनीति जो सत्ता से जुड़ती है और यहाँ मीडिया से जुड़ गई है सीधे सीधे, वो ये पूरा व्यंग उस पर केंद्रित है। ऐसे ही एक और व्यंग का उल्लेख करना चाहूंगा शिवराम साहब, जिसमें आपको याद होगा कि जातिवार जनगणना की मांग हुई और अंततः सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, अब दबाव में आ गए थे मोदी जी, तो ठीक ऑपरेशन सिंदूर के 15-20 दिन पहले उन्होंने ये मांग स्वीकार कर ली। लेकिन ये एक अफवाह फैल गई
कि अब मीडिया में भी जातिवार जनगणना होगी और उसका क्या असर पड़ा न्यूज रूम में, वो बड़ा दिलचस्प है। थोड़ा सा आप कहें तो मैं 2-3 पैरे पढ़ दूं तो थोड़ा सा लोगों को समझ में आएगा। तो मीडिया में जातिवार जनगणना उड़ती उड़ती खबर आई थी। पहले उन्हें ये फेक न्यूज लगी, मगर बाद में पता चला कि खबर पक्की है, तो वे सदमे की हालत में आ गए। दरअसल खबर ही ऐसी थी, सरकार ने ऐलान कर दिया था, बल्कि उसे करना पड़ा था कि मीडिया में भी जातिवार जनगणना करवाई जाएगी। इस उड़ती खबर से अधिकांश छोटे बड़े पत्रकार निराशा और गुस्से से भर गए। वे भुजाएं फड़फड़ाने लगे, सन्निपात में बड़बड़ाने लगे। अब चैनल अखबार यही चर्चा चल रही है। चाय पान की गुमटियों से लेकर, आप जानते हैं कि हम पत्रकार जब काम करते हैं तो आसपास कुछ गुमटियां होती है, वहां इकट्ठे होते हैं। गुमटियों से लेकर ट्विटर, फेसबुक, न्यूज रूम और स्टूडियो तक सब इसी टॉपिक पर छपे हुए हैं। सबसे ज्यादा उत्वेलित सबसे बड़े चैनल का चौधरी है। उसे लग रहा है कि इतने पवित्र निष्कलंक मीडिया में अब जात कुजात भरने की तैयारी हो रही है। न्यूज रूम में वो बड़बड़ाते हुए घूम रहा है कि राजनीति का बेड़ा गर्क करने के बाद अब ये लोग मीडिया में भी जातिवाद फैलाएंगे। ये लोग का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो ये एक इसका शुरुआत है। फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ती कि कैसे बेचैनी है। हम जानते हैं कि मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब दलित, पिछड़े, आदिवासी तो है ही नहीं, पिछड़ों में कुछ होंगे भी। तो जो पूरा मीडिया के अंदर का कैरेक्टर है, जातिवार जनगणना की के घोषणा से किस तरह से बाहर निकल कर आता है, वो इस व्यंग का मुख्य विषय है। आपने 2 और बड़े इंटरेस्टिंग मैं चैप्टर देख रहा हूं सर कि युद्ध पर्यटन पर जामाज पत्रकार। युद्ध तो बहुत मुश्किल समय होता है पत्रकार के लिए, उसको युद्ध पर्यटन के तौर पर दिखाया। और दूसरा सर, ये पनौती किसको बता दी है सर, मीडिया की पनौती? ये तो हम सब जानते हैं मीडिया की पनौती कौन है। अब ये लेकिन मीडिया के लिए कैसे पनौती है, ये इसमें इसकी चीरफाड़ की गई है कि कैसे मीडिया उस पनौती की वजह से अपना जो चरित्र है, अपनी जो साख है, वो सब उसने खो दी, गंवा दी। तो ये पनौती वो पनौती है। ये एक तरह का कहना चाहिए कि ये 2 संबंध जो मीडिया और उस पनौती के बीच हैं, उसको उजागर करने वाली है। और आपने जो युद्ध के पर्यटन वाला है, हमने देखा कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो जंग कवर करने जाते हैं और ऐसे कवर कर रहे होते हैं जैसे वो घूमने फिरने आए हों, जो युद्ध स्थल से उससे बहुत दूर आकर और बिल्कुल बने ठने सजे संवरे। कहीं से आप देखिए पश्चिमी पत्रकारों को जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाते हैं, वो किस तरह के से काम कर रहे होते हैं, और हमारे पत्रकार जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो घूमने फिरने आए हैं, ये दर्ज कराने आए हैं अपने बायोडाटा में कि हमने यूक्रेन की वार कवर की, या हमने अफगानिस्तान की वार कवर की, या इराक ईरान को आए। वो अब ये विडंबना भी है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग तो देते नहीं है, भेज देते हैं टिकट कटा के जाओ, और वो फिर जहां इधर उधर से मिलकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ का पत्रकार सबसे पहले ईरान पहुंच गया, ये दावा करना। और दर्शकों को, चूंकि दर्शक भी हमारे यहाँ उतने सजग नहीं हैं, जानते नहीं हैं मीडिया के बारे में, इसलिए वो इसको ऐसे ही स्वीकार कर लेते। तो ये पूरा कटाक्ष जो है, वो ये जो मीडिया का पाखंड है या मीडिया का दिखावा है, क्लेम है, जो फर्जी क्लेम है, ये उसको उस पर व्यंग है। एक और, ये आपने क्योंकि किताब तो पहले लिखी होगी, लेकिन कार सेवा का जिक्र आ गया है, आज भी बहुत मौजू है सर। आज के दौर में तो बहुत ही चर्चा होगी राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसके बाद। तो कार सेवा से सरकार सेवा तक आप लेके गए मीडिया को, इस पर भी थोड़ा सा आखिर में अगर आप बता दें सर। देखिए, कार सेवा तो आप जानते ही हैं कि अयोध्या में मस्जिद को ढाया गया, वो कार सेवकों की का कारनामा था। और उस समय भी हमारे मीडिया के बहुत सारे पत्रकार उस कार सेवा में संलग्न थे जी। वो कार सेवा कर रहे थे।
मतलब राइट। उनका कैरेक्टर वही सांप्रदायिक था, वही जातिवादी, सवर्णवादी था, और वो उसी अंदाज में उस समय भी काम कर रहे थे। अब चूंकि वही लोग सत्ता में आ गए हैं, तो कार सेवा से सरकार सेवा शुरू कर दी उन्होंने। अब वो सरकार के साथ जुड़ गए हैं, सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार की प्रशंसा करके दर्शकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सफर है कार सेवा से सरकार सेवा तक का, ये उसमें हमने एक व्यंग के माध्यम से बताने की कोशिश की है। बहुत ही शानदार ये किताब है सर, और इसके बारे में आपने हमें बताया, बहुत धन्यवाद। शिवना प्रकाशन से ये किताब दर्शक खरीद सकते हैं, और 172 पेजेस की किताब है, लेकिन एक एक पेज, एक एक शब्द आपको बहुत बढ़िया, कटु, शानदार अनुभव देगा आज के दौर का। आपको एंजॉय करेंगे उसको। कितनी कीमत है सर किताब की? हाँ, इसकी कीमत है 300 रुपए। 300 रुपए, बिल्कुल बहुत ही रीजनेबल है सर, आज के दौर में बहुत रीजनेबल कीमत है। और कहाँ कहाँ अवेलेबल है सर, ये भी बता दीजिए। ये अमेजोन में ही अवेलेबल है, ऑनलाइन आप कहीं से भी मंगा सकते हैं, या फिर शिवना प्रकाशन से सीधे भी आप मंगा सकते हैं। और सीधे मंगाने से थोड़ा महंगा पड़ता है, पोस्टल चार्जेस वगैरह ज्यादा बढ़ जाते हैं। अमेजोन डिलीवर करता है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे रहा है वो, तो उस लिहाज से। लेकिन मैं समझता हूँ कि किताबों पर आदमी को खर्च करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो हम लोग अपने मोबाइल डाटा पर कितना खर्च कर देते हैं महीने में, एक दो अच्छी किताबें भी पढ़ी जानी चाहिए। उस लिहाज से कीमत तो मुझे ठीक ही लग रही है, बाकी दर्शक तय रीजनेबल है, बिल्कुल रीजनेबल है। आजकल तो 1000 रुपए से कम किताब मिल ही नहीं रही है सर। बिल्कुल, ये तो बहुत रीजनेबल है, बहुत, और अच्छी किताब है, और आईना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि आज के दौर की किताब है। अधिकतर किताबें हम पढ़ते हैं इतिहास की, 100 साल पुरानी या इस तरह की, इकोनॉमी की, ये मीडिया की है, हर आदमी समझ पाएगा। तो बुक स्टॉल्स पर भी कहीं है सर ये? नहीं, अभी बुक स्टॉल पर नहीं है। अब तो मुझे लगता है बुक स्टॉल वाला जमाना भी चला गया है। जी जी जी। हाँ, अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सारे पब्लिशर्स के पास होता नहीं है। तो जो बहुत बड़े पब्लिशर हैं वो कुछ किसी हद तक ऐसा कर पाते हैं, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। तो वो अमेजन ही सबसे बेस्ट जगह है, अमेजन से मंगाना ही सबसे सुविधाजनक भी है। बिल्कुल, घर बैठे आपको मिल जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत शानदार किताब लिखी है। हमें समय दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, शुक्रिया रविंदर जी, आपने ये दिलचस्प बातचीत के लिए मौका दिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।